संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ख्याति और पहचान कहें तो सिर्फ एक ही तरीके से देखी जाती है, वो है एक बड़े कानूनविद, एक बड़े राजनेता और संविधान के निर्माता के तौर पर। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जब भी चर्चा होती है तो इन्हीं चर्चाओं में सीमित करते हुए भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व इससे भी कहीं बहुत बड़ा था, उनकी उपलब्धियां भी इससे कहीं बहुत बड़ी थीं और इससे भी कहीं ज़्यादा उनके व्यक्तित्व के विराट पहलू थे। जैसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, एक अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने अपने दौर में 3-3 पत्रिकाएं निकाली, उनको सफलतापूर्वक चलाया। आज़ादी के पहले किस तरह की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में पत्रिकाएं निकालना, अखबार निकालना, उन्हें छापना, उन्हें लोगों तक पहुंचाना कितना कठिन रहा होगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता या कानूनविद ही नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे जाने माने अर्थशास्त्री थे, जाने माने पत्रकार भी थे, बहुत अच्छे लेखक थे और उससे भी बड़ी बात, वो अपने जिस समाज से आते थे उस समाज के सशक्तिकरण के बहुत बड़े प्रवक्ता थे, बहुत बड़े सेनानी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी को अगर हमें समझना होगा तो उसके लिए हमें देखना होगा भारत के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वो कहते हैं कि 1934 में भारत का जो केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानना चाहिए कि वो पूरी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का, न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था का, बल्कि वो अर्थव्यवस्था की भी एक तरह से कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, नियंत्रक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उसकी स्थापना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर की सोच कैसी रही होगी। आज़ादी के पहले 1934 में जब कहीं दूर दूर तक ये नहीं दिख रहा था कि भारत आज़ाद हो सकता है, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे बैंक के बारे में सोचा जो पूरी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करे। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की बात है कि उस दौर में बैंक भी इतने नहीं थे भारत में। आज तो आप देखेंगे कि लगभग हर तहसील तक बैंकों की, और एक बैंक नहीं बल्कि कई नाम वाले बैंकों की पहुंच हो गई है। उस दौर में एक बैंक होना भी एक जिले में बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे दौर में केंद्रीय बैंक की कल्पना करना यह मामूली बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे। यहाँ तक कि उन्होंने अर्थशास्त्र पर भी बहुत ही अच्छी और बौद्धिक पुस्तकें लिखी। अमर्त्य सेन का हमने जिक्र किया। कहते हैं कि अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनके पिता हैं। हमने चर्चा की एक पत्रकार अंबेडकर की, एक अर्थशास्त्री अंबेडकर की, लेकिन अंबेडकर सिर्फ इतने ही नहीं थे, बल्कि वो इससे आगे की शख्सियत थे। भारत जब आज़ाद हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही जो संविधान रचा है उसी में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन जो राज्य थे वो राज्य संतुलित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक सोच थी कि राज्यों के गठन का क्या आधार होना चाहिए, और उस सैद्धांतिक आधार को प्रतिपादित करने के लिए 1955 में एक निबंध लिखा। और उस निबंध का आधार था कि राज्यों का गठन वहाँ रहने वाले लोगों की जो भाषा है, जिस भाषा को बोलते हैं, उस भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये अंबेडकर का विचार था। एक चीज़ यहाँ और ध्यान देने की है कि अंबेडकर जो है वो अंग्रेजी में लिखते थे, कुछ एक हिंदी में भी लिखा है उन्होंने। लेकिन चूंकि यह भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल था, एक महत्वपूर्ण निबंध था, राज्यों का गठन का सैद्धांतिक आधार वाला निबंध, उन्होंने उसको भारतीय भाषाओं में लिख करके और बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद करा के प्रचारित कराया, प्रसारित कराया, प्रकाशित कराया। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा उनके सैद्धांतिक आधार की ही देन है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को स्वीकार किया। उस आधार के बाद 1956 में फजलुर रहमान आयोग बना। उस आयोग ने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को मंजूरी दी और इसके बाद ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कई राज्य बने। कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आज भी, मतलब तब से लेकर के अब तक भी राज्यों का जो भी गठन हुआ है, नए राज्य बने हैं,
कहीं न कहीं उसमें ये फजलुर रहमान कमीशन और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ सैद्धांतिक आधार काम करता रहा है, बनता रहा है। आज श्रम कानूनों की बड़ी चर्चा होती है, महिलाओं के अधिकार की बात होती है, श्रमिकों के काम के घंटे की बात होती है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उन दिनों ब्रिटिश सरकार का जो मंत्रिमंडल होता था, वायसराय की काउंसिल कहा जाता था, वायसराय की परिषद कही जाती थी उसे, उस काउंसिल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। इस नाते उन्होंने भारत में श्रम कानूनों की शुरुआत की, उनमें सुधार लाने की व्यवस्था की। और ताज्जुब होगा जान करके, आज की पीढ़ी को, बहुत सारे लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि तब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कानूनी व्यवस्था की, श्रमिकों के अधिकारों की व्यवस्था की, उसके पहले तक काम के घंटों का निर्धारण जो था, प्रतिदिन 12 घंटे काम करना होता था। लेकिन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि प्रतिदिन 8 घंटे के काम की व्यवस्था हुई। श्रम कल्याण निधि, आज बड़ी चर्चा होती है इसकी भी, खासतौर पर जब श्रमिक जो होते हैं, जो लेबर होते हैं, उन पर जो संकट आता है तो उनको सहायता देने के लिए श्रम कल्याण निधि की बात की जाती है, उससे सहायता दी भी जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने अपने तरह से इस निधि की स्थापना कर चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इसकी भी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1944 में की थी। तब भी वो ब्रिटिश सरकार थी, उन दिनों की सरकार, जिसे वायसराय की काउंसिल कहा जाता था, उस काउंसिल में श्रम मंत्री के नाते वो शामिल थे। श्रमिक हितों की स्थापना के लिए तब की धारा सभा में, जिसे सेंट्रल असेंबली भी कहा जाता था, 8 नवंबर 1943 को कानून ला करके, उसे पारित करा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने श्रमिकों के अधिकारों को एक कानूनी जामा पहनाया था, कानूनी आधार मुहैया कराया था। आज भविष्य निधि अधिनियम के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बहुत लोग जानते हैं, कारखाना संशोधन अधिनियम की भी बहुत चर्चा होती है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की तो आज हर संभावित मौके पर चर्चा होती है। फिर श्रमिकों के हड़ताल के क्या अधिकार होंगे, इसकी भी चर्चा होती है। और आए दिन जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो श्रमिकों के संगठन है, वो इस पर भी चर्चा करते हैं, अपनी मांगे भी रखते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि इन सब की व्यवस्था ब्रिटिश काउंसिल के, वायसराय की काउंसिल के श्रम मंत्री के नाते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। यहाँ याद करना जरूरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ वायसराय की काउंसिल में ही श्रम मंत्री की हैसियत से काम नहीं किए थे, बल्कि वो आज़ाद भारत की पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में भी श्रम और कानून मंत्री की हैसियत से काम करते रहे। और इस तरह की उनकी दृष्टि विकसित होने के पीछे उनकी जो सामाजिक सोच रही है, समाज के कई मौक़ों पर, कई स्तरों पर उन्होंने जिस तरह से संवाद किया था, उस संवाद का बड़ा योगदान रहा है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने 1937 में मजदूरों के हितों के लिए एक स्वतंत्र मजदूर पार्टी नाम से अलग से पार्टी ही बनाई थी। और उसका जो उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था, उसमें मजदूरों के हित की बात, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने की बात, यह सब बात उनके कार्यक्रम में शामिल थी। आज की राजनीति में आप देखेंगे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो चर्चा होती है, 1937 के पहले इसकी भी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो हम देखते हैं कि एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक संविधानवेत्ता के रूप में, जहां डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति रही है, जहां उनका बहुत बड़ा विपुल योगदान है भारतीय समाज को, वहीं श्रम सुधारों की भी दिशा में जो एक नए विचार दिए, वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखेंगे हम कि एक संविधानवेत्ता, एक कानूनवेत्ता, एक राजनीतिक, एक अर्थशास्त्री के अलावा भारत में जिस तरह से श्रम सुधार होने चाहिए, जो भावी भारत की श्रमिक मामलों की अवसंरचना होनी चाहिए, जो बुनियादी आधार होना चाहिए, उसके बारे में भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखते थे। और शायद यही वजह है कि श्रमिक मामलों में उन्होंने इतनी सारी कल्पनाएं की, इतने सारे विचार दिए और इतने सारे बुनियादी आधार रखे, जिस पर आगे आज तक श्रमिक कानून बढ़ रहे हैं, श्रमिकों का हित बढ़ रहा है, या
उन्हीं के पैमाने पर श्रमिक हितों की बात की जाती है। वह बात कभी राजनीतिक भी होती है, कई बार वह सामाजिक होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम दो रूपों में मुख्यतः पाते हैं। एक ऐसे बौद्धिक समाज सुधारक के रूप में जिसकी दृष्टि में स्पष्ट था कि किस तरह का भावी भारत होना चाहिए, और उस भावी भारत के लिए कभी वो सामाजिक सुधार की बात करता है, कभी वो श्रमिक सुधार की बात करता है, कभी वो कानूनी और संवैधानिक बुनियादी ढांचा बनाने की बात करता है, और कभी महत्वपूर्ण मोर्चे पर अर्थव्यवस्था को संभालने की बात करता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ इतने ही नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ और भी किया। क्या आप देखेंगे कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे लोकमान्य तिलक हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, वो एक अच्छे संचारक भी थे, एक अच्छे संप्रेषक भी थे। किस तरह से अपनी बातों को रखना है और अपने लोगों तक उस बात को पहुंचाना है। जैसा कि हमने इसी पाठ में चर्चा की कि किस तरह से उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी में लिखने की बजाय भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद करा करके बहुप्रचलित करने की कोशिश की, ताकि हर जन तक उनकी बात पहुंच जाए। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात को, खासतौर पर जो जिस वर्ग से वो आते थे, दलित वर्ग से आते थे, उस वर्ग के जो उस समय सामाजिक चुनौतियां थीं, राजनीतिक चुनौतियां भी थीं उस वर्ग के पास, उसका मुकाबला करने के लिए और उस वर्ग को तैयार करने के लिए उन्होंने उस वर्ग तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। और वह भूमिका गांधी जी की तरह की है, वह भूमिका कई बार आपको लोकमान्य तिलक की तरह दिखती है, और वह भूमिका कई बार जवाहरलाल नेहरू की तरह दिखती है, कई बार लाला लाजपत राय की तरह दिखती है। गांधी जी ने अपने विचारों को आम लोगों तक और अपने टारगेट ऑडियंस तक, अपने लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए देखेंगे कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ भी उन्होंने अखबार निकाला और उसमें वो लगातार लिखते रहे। इसी तरह से आप देखेंगे कि लोकमान्य तिलक ने पहले मराठी में केसरी निकाला, फिर उसको अंग्रेजी में भी निकाला। इसी तरह से हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी निकालते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड और नवजीवन नाम से, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड नाम से निकालते हैं अखबार, और हिंदी में नवजीवन नाम से निकालते हैं। ठीक उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने सबसे पहले मराठी में 31 जनवरी 1920 को कोल्हापुर से मूक नायक नाम की पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत की। यह पत्रिका आर्थिक समस्याओं के चलते सिर्फ 19 अंक ही प्रकाशित हो सकी, लेकिन वो 19 अंक आज भी आपको अंबेडकर से जुड़े संग्रहालयों में मिल जाएंगे, और उन अंकों से जब आप गुजरेंगे, कोई भी गुजरेगा, तो उसको पता चलेगा कि 1920 में खासतौर पर जो दलित जिसे आज कहा जाता है समुदाय, उस समुदाय के लिए, उसको सशक्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर किस तरह से सोच रहे थे, क्या क्या उनके विचार थे। मूक नायक अप्रैल 1923 में बंद हो गया, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के मन में कुलबुलाहट जारी रही, और ठीक 4 साल बाद 3 अप्रैल 1927 को उन्होंने दूसरा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत निकाला, और यह 1929 तक निकलता रहा। बाबा साहब अंबेडकर ने इसके अलावा समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पत्रिकाएं भी निकाली। बाद में आप देखेंगे आज़ादी के बाद यह जनता नाम, मैं अपने छात्रों को बताना चाहूँगा, भी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इस जनता नाम से भारतीय राजनीति के चिर विद्रोही कहे जाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी लंबे समय तक पत्रिका निकालते रहे। व्याख्यान की शुरुआत में हमने बताया था कि आज के दौर में भी पत्रिकाएं निकालना बहुत आसान काम नहीं है, खासतौर पर प्रिंट माध्यम जिस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में सोचना होगा कि जब भारत में अर्थव्यवस्था नहीं थी, खासतौर पर 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में, उन दिनों अगर अंबेडकर इतनी सारी पत्रिकाएं निकाल सकते थे तो निश्चित तौर पर उनके साहस को दाद दिया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसके बाद भी नहीं रुके। हमने बताया कि वो अक्सर उनका जो लेखन था, ज़्यादातर लेखन जो था वो अंग्रेजी में करते थे, और आज भी दुनिया में जिन अखबारों की बड़ी धमक है, जैसे लंदन का द टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया का
डेली मर्करी, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स। इसी तरह से अमेरिका में एक दौर में बड़ा मशहूर अखबार रहा न्यूयॉर्क एम्स्टर्डम न्यूज़, बाल्टीमोर एफ्रो अमेरिकन, द नॉर्फॉल्क जर्नल। ऐसे अखबारों में डॉक्टर अम्बेडकर मृत्यु पर्यंत तक अपने विचारों को जाहिर करते रहे, उन अखबारों में लेख लिखते रहे और न सिर्फ भारत की संवैधानिक स्थिति पर, भारत के संवैधानिक यात्रा पर, भारतीय राज व्यवस्था पर, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत में समतामूलक समाज बनाने का जो उनका सपना था उस पर, भारत में दलितों उद्धार पर, दलितों के सशक्तिकरण पर सैकड़ों लेख लिखा। संविधान की भी बात जब चल रही है तो डॉक्टर अंबेडकर के एक और कथन को उद्धृत किया जाना चाहिए, और चूंकि वो संविधान की निर्माण करने वाली जो प्रारूप समिति थी उसके वो अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को एक अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको अंग्रेजी में हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। संवैधानिक उपचार का जो सिद्धांत है वह दुनिया के बहुत कम संविधानों में मिलता है, और यह क्या है? यह है कि संविधान के सामने, न्याय व्यवस्था के सामने हर व्यक्ति बराबर है, और अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था की ओर से कोई गलती हो जाती है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अब उस गलती को सुधारने की अपील कर सकता है। और यह मामूली बात नहीं है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हुआ हो, वह व्यक्ति, उसका अधिकार सुरक्षित रहता है कि उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए और उसको संवैधानिक आधार देने के लिए संवैधानिक जो व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ जा कर के दस्तक दे सके। डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए कि जो संविधान 2 साल 11 महीने 17 दिनों में बना, उस संविधान की आत्मा अंबेडकर उसे कहते हैं जिस अधिकार के तहत हर नागरिक को बराबर माना गया है और उसको मौके देने की बात हुई अगर उसके साथ अन्याय हुआ है। अंबेडकर के व्यक्तित्व को देखना है तो देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के व्यक्तित्व को भी उन्होंने कितनी गहराई से देखा था, गांधी जी को भी कितनी गहराई से देखा था, और उन्होंने जिन्ना को भी समझा था। और इसको देखना है तो हमें अंबेडकर का लिखा हुआ निबंध रानाडे, गांधी और जिन्ना को देखना हो। इस लेख में उन्होंने रानाडे से गांधी की तुलना की है। रानाडे बहुत बड़े समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र का तो बच्चा बच्चा उनका ऋणी है, और जिन्ना के बारे में तो काफ़ी तल्ख लिखा है। लेकिन इसी बहाने वो तत्कालीन पत्रकारिता पर, उस दौर की पत्रकारिता पर कुछ सवाल भी उठाते हैं, और वो सवाल उठा करके कहते हैं कि बेसिकली क्योंकि उन दिनों जिन्ना की एक छवि बहुत अच्छे नेता की गढ़ दी गई थी, तो वो बोलते हैं कि ये पत्रकारिता ने एक छवि गढ़ी है जिन्ना की, वो छवि बहुत अच्छी नहीं है। और इसी लेख में वो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं जिसको आज के पत्रकारों को बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत उसको उद्धृत किया जाता है पत्रकारों के संदर्भ में। अंबेडकर ने लिखा है, कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, अब वह व्यापार बन गया है। वह तो साबुन बनाने जैसा है, उससे अधिक कुछ नहीं, उसमें कोई नैतिक दायित्व नहीं है। वह स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में लिखी हुई ये पंक्तियाँ आज के दौर में भी कितनी प्रभावी हैं, हमें इसको देखना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो वरिष्ठ छात्र हैं, इस बात को समझेंगे। चूँकि डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति संविधान वेत्ता के रूप में सबसे ज़्यादा रही है, इसलिए कई बार जब हमारे भारतीय संविधान की चर्चा होती है तो उसके अच्छाइयों और बुराइयों की भी चर्चा करते वक्त डॉक्टर अंबेडकर याद आते हैं। अंबेडकर का एक कथन जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को, जब भारतीय संविधान स्वीकृत हो रहा था, एडॉप्ट हो रहा था, उस समय दिया था जो व्याख्यान संविधान सभा में। उस संविधान सभा में उन्होंने एक बड़ी बात की थी, हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो थोड़ा खराब संविधान भी अच्छे ढंग से लागू हो सकता है, और अगर
अच्छे संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह अच्छा संविधान भी अपनी जनता के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में अम्बेडकर ने जो कहा था उसका एक मूल अभिप्राय यही है कि दुनिया की अच्छी से अच्छी व्यवस्था तभी बेहतर बन सकती है जब उस व्यवस्था को लागू करने वाला तंत्र, उस लागू करने वाले हाथ बेहतर हों, नैतिक हों, ईमानदार हों। मुझे लगता है संविधान सभा में आखिरी व्याख्यान में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक तरह से जो भारतीय संस्कारों पर आधारित जो व्यवस्था है, भारतीय मूल्य जो व्यवस्था है, उसको याद करते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात कह दी थी। एक तरह से वो भारत को संदेश दे दिया था कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसकी व्यवस्था में अच्छे आचरण वाले लोगों की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। अम्बेडकर को हम कई रूपों में याद कर सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, चाहे संविधान वेत्ता का रूप हो, चाहे वो एक अच्छे लेखक का रूप हो, चाहे एक अर्थशास्त्री का रूप हो, चाहे वो समाज सुधारक का हो, चाहे श्रमिक हितों का पैरवीकार हो। जब भी आज़ाद भारत में हम जिधर भी देखेंगे, हर रूप में, हर व्यवस्था में अपने बुनियादी आधार के ढांचे के चलते याद आते